प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का चतुर्थ पाठ सांवले सपनों की याद इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले लेखक का परिचय और इसके पश्चात हम आज इस पाठ को समझेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बनाए गए। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के ये सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। ये तीनों भाषाओं के विद्वान हैं लेखक जाबिर हुसैन। किस किस भाषा के? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं के। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सालिम अली के व्यक्तित्व को लेखक ने अपने इस लेख, अपने संस्मरणात्मक लेख सांवले सपनों की याद के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूने वाली है। अब हम इस पाठ को समझते हैं। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने पक्षी विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम था सालिम अली। उनके व्यक्तित्व को, उन्हें किस प्रकार से पक्षियों से प्रेम था, ये सारा जीवन उन्होंने उन पक्षियों की खोज में, उनके रक्षा में, उनके सुरक्षा में बिता दिए। जगह जगह वे आंदोलनरत रहे, लोगों को उन्होंने समझाया और अपना सारा जीवन स्वयं उन पक्षियों को खोजने में, उनको समझने में, उनकी जीवनचर्या को समझने में, उनके व्यवहार को, उनकी आदतों को समझने में बिता दिया। उनकी हिफाजत में उनका सारा समय गया। तो यूँ कहें कि सालिम अली का संपूर्ण जीवन पक्षी जगत के लिए समर्पित था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक ने अपने इस लेख में वहाँ से अपना लेखन प्रारंभ किया है जहाँ सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और एक बड़ा हुजूम उस मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहा है जहाँ लोगों के कंधों पर सवार हैं सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा के लिए। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी शव यात्रा में
आगे आगे सालिम अली को कंधों पर लेकर के लोग जा रहे हैं। वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो सालिम अली स्वयं सैलानियों की भांति अपने अंतहीन सफ़र की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तक वे लोगों के बीच में थे, भीड़ भाड़ के बीच में थे, पक्षियों के बीच में थे, लेकिन आज का उनका यह सफ़र मानो उनका आखिरी सफ़र है, उनका इस संसार सागर से आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक बड़े आहत हैं सालिम अली की मृत्यु से और कह रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति अपने जिस्म की हरारत, अपने जिस्म की उष्णता उनको प्रदान कर दे या कि दिल की धड़कन उन्हें दे करके जीवित करने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन वह व्यक्ति अपने अंतहीन सफ़र की ओर जा चुका है, वह दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व से, उनके पक्षियों के प्रति जो मन में प्रेम था, उससे इतने प्रभावित थे कि उनके विषय में बताते हैं कि सालिम अली का हमेशा से यह कहना रहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। वास्तविकता क्या है, होना क्या चाहिए कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखा जाए। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति से की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों के आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, लेकिन हाँ, अपने मन में पक्षियों की आवाज़ सुनकर के रोमांच का सोता फूटता था। किनके मन में? सालिम अली के मन में। वो पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को, शोक मीन्स चंचल, और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक यहाँ वृंदावन का, कृष्ण का जो ब्रज के कण कण में रचे और बसे हुए हैं, आज इतने वर्षों बाद भी वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के रोम रोम में समाये हुए हैं,
उनका एहसास वहाँ के लोगों को आज भी होता है। इस बात का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि ठीक वही स्थिति सालिम अली की है। सालिम अली भी इसी प्रकार से पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। भले ही वो इस संसार सागर से चले गए हैं, लेकिन उनकी रूह को महसूस किया जा सकता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। लगभग 100 वर्ष के करीब उनकी उम्र हो चुकी थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने अंतिम समय तक उनकी आँखों में वही रोशनी, वही उत्साह था जो कि उनकी जवानी में था। उन पक्षियों के प्रति प्रेम, उन पक्षियों की तलाश, उन पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित रहना, ये उनके जीवन के अंतिम समय तक उनके साथ साथ रहा। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उनका नियमित जो रूटीन था वो इस प्रकार का था कि वो सुबह ही उठ करके, जल्दी सुबह उठकर अपनी आँखों पर दूरबीन चढ़ा करके पक्षियों की तलाश में निकल पड़ते थे, उनकी हिफाजत के लिए निकल पड़ते थे। उनको ढूंढते ढूंढते उनके स्वभाव को समझने की चेष्टा करते करते उन्होंने अपना सारा जीवन गुजार दिया। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। जिस प्रकार से सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों से प्रेम करने वाले थे, पक्षियों की हिफाजत में, प्रकृति की सुरक्षा में उन्होंने अपना सारा जीवन गुजार दिया, वही स्थिति उनकी पत्नी तहमीना की थी। तहमीना जो उनकी जीवन साथी थी, वो भी अपने पति को हर तरह से मदद करती थी, प्रकृति प्रेम से संबंधित किसी भी काम को करने में, या कि प्रकृति को समझने में, पक्षियों के जीवन को समझने में, या कि पक्षियों की हिफाजत करने में। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे और केरल की जो साइलेंट वैली है, वहाँ का प्राकृतिक जो छटा है, उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए सुझाव देने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से जाकर मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी।
तो सालेम अली ने जाकर चौधरी चरण सिंह जी के पास में केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से कैसा दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन सारी स्थितियों का चर्चा की और उन बातों को सोच करके चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उन्होंने आत्मकथा लिखी थी सालिम अली ने, इसका नाम रखा था उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ये D.H. लॉरेंस कौन हैं? ये D.H. लॉरेंस ये भी प्रकृति प्रेमी थे, ये भी पक्षियों से प्रेम करने वाले थे, ये भी उनकी हिफाजत के लिए अपने जीवन जीने वाले थे। तो जब D.H. लॉरेंस की मौत हो गई थी, उसके बाद में उनकी पत्नी जिनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, उनसे अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, कुछ बताए। फ्रीडा जो D.H. लॉरेंस की पत्नी थी, चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस प्रकार से जब D.H. लॉरेंस की पत्नी से D.H. लॉरेंस के विषय में कुछ लिखने के लिए कहा गया, तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा बातें जानती हैं, आप उसी से पूछें, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कहने का तात्पर्य D.H. लॉरेंस भी और उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, ये दोनों भी पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और उसी प्रकार का जीवन रहा सालिम अली जी का। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में वे घूमने के बचपन से ही शौकीन रहे। एक बार बचपन की घटना है कि जब उन्होंने एक एयर गन चलाई और उस एयर गन के चलने से एक नीले कंठ की गोरैया पक्षी घायल होकर गिर पड़ी। तब से सालिम अली ने अपना संपूर्ण जीवन उन पक्षियों की हिफाजत में गुजार दिया। उन पक्षियों को जगह जगह ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उनकी हिफाजत में अपना जीवन गुजारा। उनको समझने में, उनकी दिनचर्या को, उनके स्वभाव को समझने में सालिम अली ने अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अर्थात उन्होंने अपने आप को किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रखा,
बल्कि वो देश विदेशों की भी यात्रा करते रहे, लेकिन उनकी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, पक्षियों से प्रेम, पक्षियों के जीवन को समझना, पक्षियों की हिफाजत हो, प्रकृति की हिफाजत हो, प्रकृति को समझें, प्रकृति से प्रेम। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी मीन्स घुमक्कड़ी जीवन से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आँखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। लेखक को आज भी इंतज़ार है सालिम अली के लौटने का। तात्पर्य, लेखक आज भी सालिम अली को भुला नहीं पा रहा है। उनके पक्षियों के प्रति समर्पित जीवन के कारण, पक्षियों से प्रेम करने के कारण, पक्षियों की हिफाजत, प्रकृति की हिफाजत, प्रकृति को सजने संवारने के लिए उन्होंने जो संपूर्ण जीवन जिया, उसको लेकर आज भी नहीं भूल पा रहा है।